मई 1999। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी तूफान से पहले की खामोशी थी। एक ऐसा तूफान जो हमारी सीमाओं को हिला देगा, सैकड़ों जवानों की कुर्बानी मांगेगा और पूरे देश को एक सवाल के सामने खड़ा कर देगा। क्या हम समय रहते सचेत हो सकते थे? क्या इन शहादतों को टाला जा सकता था? द्रास के पास एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को लेकर ऊंची पहाड़ियों की तरफ जा रहा था। अचानक उसने देखा कुछ लोग, अजनबी लोग, हमारी सीमा के इस तरफ, उन चोटियों पर जहां सर्दियों में कोई नहीं जाता। उसे अजीब लगा। उसने गांव में बताया। गांव वालों ने स्थानीय प्रशासन को सूचित किया, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। ये फरवरी मार्च की बात थी। उन दिनों लाहौर में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच शांति वार्ता चल रही थी। बस कूटनीति के उस माहौल में शायद किसी ने इन रिपोर्ट्स को गंभीरता से नहीं लिया। अप्रैल आया और रिपोर्ट्स बढ़ने लगी। द्रास, काकसर, बटालिक, मुश्कोह घाटी, अलग अलग इलाकों से खबरें आ रही थीं। स्थानीय लोग बता रहे थे कि पहाड़ों पर अनजान लोग दिख रहे हैं, लेकिन दिल्ली में सेना मुख्यालय में ये रिपोर्ट सामान्य घुसपैठ की घटनाओं जैसी लग रही थी। सर्दियों में इन इलाकों में सेना की तैनाती कम कर दी जाती थी। ये एक पुरानी प्रथा थी। दोनों तरफ की सेनाएं ऐसा करती थीं। ये एक अघोषित समझौता था, लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा था जो हमें पता नहीं था। पाकिस्तान की सेना और उसके समर्थित आतंकवादी छुपे छुपे धीरे धीरे हमारी सीमा के अंदर प्रवेश कर रहे थे। वे उन रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर रहे थे जो हमारी थीं। टाइगर हिल, पॉइंट 5353, पॉइंट 4875, एक एक करके वे चोटियां उनके हाथों में जा रही थीं और हमें पता ही नहीं चल रहा था। 3 मई 1999, एक और घटना। स्थानीय गडरियों ने फिर से सूचना दी। इस बार थोड़ी हलचल हुई, पर अभी भी पूरी गंभीरता नहीं थी। इसे सीमा पार से आए कुछ आतंकवादियों की घुसपैठ समझा जा रहा था। छोटी मोटी घटना, लेकिन सच्चाई बहुत बड़ी थी, बहुत खतरनाक थी। 8 मई को जब 2 अधिकारी कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी टीम गश्त पर गए तो वे वापस नहीं लौटे। उन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया और जो उनके साथ हुआ वो एक अलग ही त्रासदी थी। लेकिन अभी भी हमारी खुफिया एजेंसियां, हमारी सेना पूरी स्थिति को नहीं समझ पाई थी। फिर 10 मई आया। एक टोही दल भेजा गया और जब उन्होंने देखा जो सामने था, उनकी रूह कांप गई। वे चोटियां जो सर्दियों में हमने खाली छोड़ी थीं, अब दुश्मन के कब्जे में थीं। न सिर्फ 1 या 2 चोटियां, बल्कि 130 से 160 किलोमीटर के लंबे क्षेत्र में फैली हुई कई महत्वपूर्ण चोटियां। अब समझ में आया, ये कोई साधारण घुसपैठ नहीं थी। ये एक सुनियोजित सैन्य अभियान था। पाकिस्तान ने महीनों की तैयारी की थी। जब हमारी सेना सर्दियों के कारण नीचे थी, तब वे ऊपर चढ़ गए। उन्होंने बंकर बनाए, हथियार तैनात किए, गोला बारूद जमा किया। और सबसे खतरनाक बात, इन चोटियों से श्रीनगर लेह राजमार्ग दिखाई देता था। हमारी मुख्य सप्लाई लाइन उनकी नजरों के सामने थी, उनकी रेंज में थी। वे चाहते तो हमारे काफिलों पर गोलीबारी कर सकते थे, लद्दाख को बाकी देश से काट सकते थे। अब सवाल ये था कि देरी क्यों हुई, किन स्तरों पर यह चूक हुई। पहला स्तर था स्थानीय खुफिया तंत्र। वहां के अधिकारियों ने चरवाहों की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सोचा शायद कुछ घुसपैठिए होंगे, जैसे अक्सर होते हैं। दूसरा स्तर था सैन्य खुफिया। रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस को पाकिस्तान की इस बड़ी योजना की भनक तक नहीं लगी। पाकिस्तान ने इसे बेहद गुप्त रखा था, लेकिन क्या हमारी निगरानी इतनी कमजोर हो सकती है? तीसरा स्तर था निर्णय लेने में देरी। जब पहली रिपोर्ट्स आईं, तब से लेकर जब पूर्ण सैन्य कार्रवाई शुरू हुई, उसमें कीमती समय बर्बाद हुआ। हफ्ते बीत गए और हर बीतते दिन के साथ दुश्मन की पकड़ मजबूत होती गई। चौथा स्तर था राजनीतिक माहौल। लाहौर की शांति वार्ता का माहौल था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जब शांति की बात चल रही है, तब पाकिस्तान ऐसा कुछ कर सकता है। ये विश्वासघात था, पर हमने इसे समय रहते नहीं पहचाना। और सबसे बड़ी चूक, सर्दियों में सीमा की पूरी निगरानी न रखना। ये मान लिया गया था कि उस मौसम में कोई इतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ेगा, लेकिन दुश्मन ने ठीक यही दांव खेला। जब 26 मई को आखिरकार ऑपरेशन विजय शुरू हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब हमारी सेना को नीचे से ऊपर चढ़कर लड़ना था। पहाड़ों पर जंग की अपनी कठिनाइयां हैं। जो ऊपर बैठा है उसे फायदा है। नीचे से हमले करना मतलब खुले में दुश्मन की गोलियों का निशाना बनना। और फिर शुरू हुई वो जंग जिसमें हमारे जवानों ने अद्भुत साहस दिखाया। कैप्टन विक्रम बत्रा,
लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार और अनगिनत वीर जवान। उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन कीमत, 527 जवान शहीद हुए, 1343 घायल हुए। हर परिवार में मातम था। हर शहादत के पीछे एक अधूरी कहानी थी, एक मां का इंतजार, एक बीवी का सपना, एक बच्चे का भविष्य। टाइगर हिल पर जब तिरंगा लहराया तो पूरे देश ने राहत की सांस ली। हमने जीत हासिल की। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में था, क्या ये कीमत चुकानी जरूरी थी? कारगिल समाप्ति के बाद कई समितियां बनी। के सुब्रमण्यम समिति, कारगिल रिव्यू कमेटी। उन्होंने रिपोर्ट्स दी। उन्होंने कहा कि खुफिया तंत्र में गंभीर खामियां हैं, सीमा पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत है, सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय चाहिए। पर हर सुधार, हर सिफारिश, वे सब उन 527 शहीदों के खून से लिखी गई थी। आज जब हम उन बर्फीली चोटियों को देखते हैं, जब हम द्रास वॉर मेमोरियल जाते हैं, तो एक बात समझ में आती है। देरी का मतलब सिर्फ समय की बर्बादी नहीं होता, देरी का मतलब जिंदगियों की कीमत होती है। कारगिल ने हमें सिखाया कि सतर्कता में कोई छुट्टी नहीं होती। सीमा की रक्षा कभी आधी अधूरी नहीं हो सकती। दुश्मन का कोई भरोसा नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब स्थानीय लोग, जब छोटे स्तर के अधिकारी, जब पहली रिपोर्ट्स आती हैं तो उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार एक छोटी सी चूक पूरे देश को हिला देती है। आज हमारी सेना उन चोटियों पर है, पूरे साल, सर्दी हो या गर्मी। अब वे चोटियां खाली नहीं छोड़ी जाती। ये सबक महंगा था, पर हमने सीखा। और जब भी हम अपने जवानों की शहादत को याद करते हैं तो एक प्रतिज्ञा करते हैं कि वे जिस कीमत पर हमारी सीमाओं को सुरक्षित कर गए, हम उस बलिदान को कभी भुलाएंगे नहीं। और सबसे जरूरी, हम वे गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगे जिनकी वजह से उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। क्योंकि हर शहादत एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हम समय रहते जाग सकते थे? और अगली बार हमें समय रहते जागना होगा, क्योंकि अगली बार की कोई गारंटी नहीं कि हमें दूसरा मौका मिलेगा। कारगिल की बर्फीली चोटियां आज भी गवाह है उस देरी की, उस कीमत की और उस जीत की जो खून से खरीदी गई थी।